अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं आपका होस्ट तारक तनवीर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम किसान का पाकिस्तान। नाज़रीन, पाकिस्तान दुनिया में सबसे ज़्यादा खुर्दनी तेल और घी इस्तेमाल करने वाले ममालिक में शामिल है। हर पाकिस्तानी तकरीबन 24 लीटर औसतन सालाना जो है वो घी इस्तेमाल करता है या खुर्दनी तेल इस्तेमाल करता है। इसलिए पाकिस्तान जो है पूरी दुनिया से तकरीबन 45 लाख टन जो है ऑयल इंपोर्ट करता है और इस पर हमारा तकरीबन $4.5 अरब का ज़र मुबादला खर्च होता है। इतनी बड़ी मकदार में जब हम ऑयल, हार्ड ऑयल्स या क्रूड ऑयल या एडिबल फैट्स, नॉन एडिबल फैट्स बाहर से इंपोर्ट करते हैं, इसके ऊपर हमारा बहुत सा ज़र मुबादला जो है वो खर्च होता है। ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है पाकिस्तान में। इस मौजू पर बात करने के लिए आज हम मौजूद हैं फैसलाबाद में अयूब एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट में। यहाँ पे हमारे साथ कुछ एक्सपर्ट्स मौजूद हैं। हम उनसे बात करेंगे फी एकड़ पैदावार को हम कैसे बढ़ा सकते हैं, इसके साथ साथ कि हमारा जो फार्मर है किस तरह अपने आप को ब्रांड कर सकता है। आइए उनसे बात करते हैं। मेरे साथ मौजूद हैं हाफिज साहब जो या साइंटिस्ट हैं और ये बेसिकली ऑयल सीड पे काम करते हैं, मुख्तलिफ वैरायटियाँ बनाते हैं। सबसे पहले तो मैं जानना चाहूँगा पाकिस्तान में कौन कौन सा एरिया जो है कैनोला है, हमारी मस्टर्ड है या राया इसके लिए फ़िट है उगाने के लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो तारिक साहब मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ कि आप ऑयल सीड रिसर्च इंस्टीट्यूट फैसलाबाद में है। देखें जी, जो तेलदार अजनास हैं जिसमें मेन हमारा कैनोला, मस्टर्ड या जिसे राया सरसों कहते हैं, ये बड़ा यहाँ पे अडॉप्टेबल है हमारे मुल्क की जो मौसमी हालात के मुताबिक। और हम जो है यहाँ पे इसे काश कर सकते हैं, चाहे वो बरानी एरियाज़ हैं, चाहे आपके इरीगेटेड एरियाज़ हैं, चाहे आपके जो हमारे रेतले रकबे हैं, सैंडी लैंड्स हैं। तो ये तकरीबन पूरे पाकिस्तान के अंदर हम इसे कामयाबी से जो है काश्त किया जा सकता है। ये बहुत ज़रूरी था कि हम जब भी हमने बात की मुख्तलिफ फसलों पर, उसकी कुछ लिमिटेशंस होती हैं कि उसमें किसी एरिया में कोई क्रॉप नहीं हो पाती, लेकिन मेरा ख्याल है ये आपने बताया कि ये पूरे पाकिस्तान में ठंडे इलाकों में या गर्म इलाकों में हर जगह पे कामयाब है। इसकी ज़मीन कैसी चाहिए होती है? जो आइडियल रिक्वायरमेंट है कैनोला सरसों के लिए ज़मीन की, उसके लिए हमें जो मेरा ज़मीनें हैं वो बहुत इसकी अच्छी है, इसके अंदर उसकी नशोनुमा होती है और बहुत अच्छी पैदावार देती है। तो इसके लिए जो आप सबसे पहले जो हमारी पैदावारी अच्छी पैदावार जो अगर लेनी है फार्मर ने, तो उसमें वक्त काश्त बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। ज़मीन की तैयारी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है कि आपने ज़मीन को तैयार किस तरह किया है, क्योंकि जो जड़ें हैं उसकी ग्रोथ है वो जितनी आप अच्छी ज़मीन को तैयार करेंगे उतनी वो आसानी से ज़मीन के अंदर पेनिट्रेट करेंगी, उनकी नशोनुमा होगी, वो न्यूट्रिएंट्स अपटेक करेगी और उतनी ही उसकी जो ऊपर जो ग्रोथ अच्छी होगी, उसकी वेजिटेटिव ग्रोथ भी और उसकी रिप्रोडक्टिव जो ग्रोथ है वो भी अच्छी जाएगी। किस तरह ज़मीन को तैयार किया जाता है? देखें जी, सबसे पहले तो आपने जो पहली फसल काटी है उसके स्टबल्स ज़मीन के अंदर मौजूद होते हैं, आपने उसे रोटावेट करना है अच्छे तरीके से रोटावेट करके उसमें अगर आपकी हम ये रिकमेंड करते हैं कि 3 साल बाद कम से कम एक दफ़ा जो गहरा हल है, जो सब सॉइलर वो चलाएं, ताकि नीचे कोई हार्ड पैन बन गया है, सख्त हो गई है ज़मीन, तो वो ब्रेक हो जाए और ज़मीन का जो है नीचे तक जो है हमवार हो। और उसके बाद आपने लेज़र लेवलिंग वो भी 3 साल में एक दफ़ा लाजमी करनी है, ताकि यूनिफॉर्म पानी मिल सके, यूनिफॉर्म न्यूट्रिएंट्स जो है उसकी अवेलेबिलिटी हो क्रॉप को, और किसी पौधे को ये फ़र्क ना हो कि हम कहें कि हमारा एक जो हिस्सा है वो कमज़ोर है, दूसरा ज़रा अच्छा है। तो सारा फील्ड हमारा यूनिफॉर्म होना चाहिए ताकि जो पैदावारी सलाहियत है वो पूरी तरीके से हम उसे अचीव कर सकें। बिल्कुल ठीक है। मैं चाहूँगा कि अयूब एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट ने जो नई कैनोला की वैरायटीज़ बनाई हैं वो भी हमारे नाज़रीन को पता चले और उनकी पैदावारी सलाहियत क्या है वो भी थोड़ा सा इसके ऊपर बात जी। अयूब रिसर्च इंस्टीट्यूट में जो हमारा ऑयल सीड रिसर्च इंस्टीट्यूट है ये बहुत अच्छा काम कर रहा है। ख़ास तौर पे 2017 के बाद हमने जो हायर पेस पे अपनी रिसर्च को लेके गए, क्योंकि हमारे मुल्क का जो एडिबल ऑयल का इम्पोर्ट बिल है वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहा था और उसके साथ साथ जो पर कैपिटा कंजम्पशन है वो भी हमारी 6 किलो से 24 किलो पे फी बंदा जो है वो चली गई है। तो उसको मद्देनज़र रखते हुए हमने तेज़ी से ऐसी अच्छी वैरायटीज़ लेके आए जिसमें हमारी अगर कैनोला में बात करें, सुपर कैनोला है, सांदल कैनोला है, रचना कैनोला है। इसके साथ साथ हमने एक जो काम किया जो अभी तक पाकिस्तान में वाहिद और बल्कि अगर मैं कहूँ कि एशिया के अंदर पहली वैरायटी है, क्योंकि हमारे मुल्क में गर्मी ज़्यादा है और यहाँ पे राया ज़्यादा लगता है। तो राय के अंदर हमने कैनोला वर्जन वैरायटी लेके आया जिसका नाम था आरी कैनोला। अयूब एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट फैसलाबाद से। और ये जो शॉर्ट ड्यूरेशन की है
तकरीबन 120 दिन में पककर तैयार हो जाती है। और जो अगर इसे सितंबर में लगाएं तो जनवरी के एंड पे या फरवरी के शुरू में वो मैच्योर हो जाती है। और उसके बाद जो मकई के काश्तकार हैं या जो जिन्होंने स्प्रिंग में जो फसल लगानी है वो लगा सकते हैं। और उसके साथ साथ उसमें जो एक और अफादियती हाई ओमेगा 3 उसके अंदर मौजूद है। अच्छा, आम कैनोला जो था, जो रेपसीड वाला कैनोला है जिसमें हम जैसे अब खड़े हैं, इसमें 7 से 8% ओमेगा 3 है। जबकि जो आरी कैनोला है इसमें 14% तक ये खासियत है और उसकी फली जो है ये खुलती नहीं है। ठीक। आम जो आपने कैनोला देखा होगा शटरिंग का इसमें बड़ा मसला होता है, आरी कैनोला की फली नहीं खुलती है, उसकी क्वालिटी अच्छी है और जो है उसे आप जानवरों को भी दे सकते हैं और उसका तेल जो है वो इस्तेमाल भी कर सकते हैं। इसी तरह अब हमने पिछले साल एक वैरायटी जो रेप सीड के अंदर है वो प्रूव कराई है टीएम कैनोला के अंदर। वो भी शॉर्ट ड्यूरेशन है, 120-30 दिन के अंदर पक के तैयार हो जाती है। उसके बाद भी जिस तरह आप देख रहे हैं कि कॉटन का रुझान जो है अब अर्ली आ रहा है, क्लाइमेट चेंज के साथ साथ लोग अर्ली कॉटन और वही कामयाब ज़्यादा जा रही है। तो उसमें जो है हमारी वैरायटीज़ हैं ये बड़े अच्छे तरीके से परफॉर्म कर सकती हैं। उसके साथ साथ हम इसमें जो सर्दी, ज़्यादा शदीद सर्दी, इसी तरह शदीद गर्मी, इसको भी चेक करते हैं और इसके ख़िलाफ़ क़ुव्वत मुदाफ़ियत बेहतर होती है। इसी के साथ साथ हम ड्राउट टॉलरेंस जो है, हीट टॉलरेंस, इसको सबको जो है कंसीडर करके ये वैरायटी बनाते हैं। और हमें फ़ख्र है कि जो हमारे इंस्टीट्यूट की वैरायटी हैं जो इंटरनेशनली हम बाहर से इंपोर्ट सीड करते हैं, महंगा सीड करते हैं और बड़े महंगे दामों मार्केट में बिकता है, उससे बहुत कई गुना ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करती हैं और पैदावारी लिहाज से भी और मौसमियाती तब्दीली को भी बड़े अच्छे तरीके से वो टैकल करती हैं। तो आपने देखा होगा पिछले चंद सालों में फार्मर ने से बड़ा काश्त किया और जो हमारी एवरेज है वो 10 मन से अब माशाल्लाह 18 साढ़े 18 मन पंजाब की एवरेज आ चुकी है। अच्छे सीड की क्या ऐसी क्वालिटीज होती हैं, उसमें कैसी प्रॉपर्टीज होती है जिसकी वजह से आप उसको अच्छा कह रहे थे कि ये अच्छा सीड है? जी देखें ना, ये हमारा तो रिसर्च का इदारा है, हमने प्री बेसिक सीड बना के सीड कंपनीज को देना है और उसके बाद लिमिटेड क्वांटिटी में होता है और फार्मर लेके जाते हैं। तो उसके लिए एक गवर्नमेंट ने जो एक स्टैंडर्ड बनाया है कि सर्टिफिकेशन का स्टैंडर्ड है, तो उसमें जो फार्मर के लिए जो बेस्ट क्वालिटी सीड है वो है सर्टिफाइड सीड, जिसको नीले रंग का टैग लगा होता है, उसका पूरा ट्रैक रिकॉर्ड होता है कि इसकी जर्मिनेशन क्या है, प्योरिटी कितनी है। सबसे देखें ना क्वालिटी क्या है कि प्योर होना चाहिए सबसे पहले। जो वैरायटी हम ले रहे हैं उसकी पूरी खासियत प्योर 99% और उसकी ड्यूरेशन भी थोड़ी होनी चाहिए, उसकी जर्मिनेशन उगाव अच्छा होना चाहिए, उसमें जड़ी बूटियों के बीज ना हो, दूसरी वैरायटीज के बीज ना हो, कोई इनर्ट मैटर ना हो, ठीक है। और वो सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है कि वो सर्टिफाइड सीड हो। तो ये कौन सी ऐसी वैरायटी आप रिकमेंड कर रहे हैं अभी जो आप समझे ये 2-3 ऐसी वैरायटी हैं जो फार्मर लगा सकता है फौरी तौर पे? जी इसमें अगर हम कैनोला में बात करें तो इस टाइम सुपर कैनोला टॉप जो वैरायटी है हमारी लॉचिंग टॉलरेंट है और फार्मर के बाद बहुत अच्छी प्रोग्रेस दे रही है। पिछले साल फैसलाबाद डिवीजन में जो यील्ड कंपटीशन था उसमें बड़ी अच्छी उसने परफॉर्मेंस दी और 50 मन तक जो है ना उसने टच किया यील्ड कंपटीशन को। इसी तरह बहुत अच्छी बात है। दूसरी हमारी सांदल कैनोला, अगर जनूबी पंजाब के हिसाब से हम बात करें तो मुल्तान डिवीजन में उसने टॉप किया, उसकी बड़ी लंबी फली होती है, ऑयल कंटेंट बड़े अच्छे हैं। खानपुर कैनोला हमारा उसका फी एकड़ पैदावार क्या आई थी उसकी भी 45-50 को उसने टच किया था। लेकिन एवरेज हम जो कहते हैं जो फार्मर 25 मन से ऊपर पैदावार ले जाता है वो प्रोग्रेसिव फार्मर है। 25, 28, 30, 35 मन तक जो आम फार्मर ले लेते हैं। तो यील्ड कंपटीशन में तो यूनिक वो एक फार्मर होता है और उसको फुल एफर्ट करके वो कंपटीशन में जाता है और सिलेक्टिव एरिया की बेस पे वो डिसाइड हो रहा होता है, तो उसने उसमें 50 मन किया। लेकिन एवरेज में हम कहते हैं जो 25 से ऊपर जा रहा है वो बड़ा प्रॉफिटेबल फार्मर है और 25 से 35 वाले बहुत सारे फार्मर हैं जो आम वो ले सकते हैं। इसी तरह मस्टर्ड के अंदर जो काश्तकार मस्टर्ड लगाना चाह रहे हैं, सुपर राया बड़ी अच्छी हमारी वैरायटी है राय के अंदर और वो बड़ा प्रोडक्शन पोटेंशियल है, 35-40 मन तक लोग उससे पैदावार ले लेते हैं। अब ये नई वैरायटी हमने इस साल दी है टीएम कैनोला, जिन्होंने बाद में अर्ली कॉटन लगानी है या स्प्रिंग की क्रॉप लगानी है वो आरी कैनोला या फिर वो जो है टीएम कैनोला इसकी काश्त करें। रिकमेंडेड फर्टिलाइजर प्लान क्या होता है मस्टर्ड के लिए या इस कैनोला के लिए या बाकी? जी ये बहुत अच्छी बात की है क्योंकि आपने देखा है कि हमारी ज़मीनें आहिस्ता आहिस्ता डिग्रेड होती जा रही है, उनकी क्वालिटी कम होती जा रही है, ऑर्गेनिक मैटर इसमें ख़त्म होता जा रहा है, पीएच ज़्यादा होती जा रही है। जो ये सारी चीज़ें हैं जो अगर प्रॉपर हो एक रेशो के अंदर हो फिर ही हम जो फर्टिलाइज़र है वो डालेंगे तो उसका पूरा फ़ायदा उठा सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले तो ये है कि हम अपनी ज़मीन का सॉइल एनालिसिस करवाएं। ठीक है, आपको हर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे लेबॉर्ट्री मिल जाती है, वहाँ से एनालिसिस कराएं तो उसके मुताबिक फिर रिकमेंडेशन दें। अगर नहीं है उसके अलावा आपको पता है आजकल क्राइसिस बहुत ज़्यादा है, महंगाई है, फार्मर की जो पहुँच से जो है खाद की जो है दूरी होती जा रही है, तो उसमें जो नॉर्मल ज़मीनें हैं उसमें हमारी रिकमेंडेशन ये है कि ज़मीन में एक बोरी SOP और एक बोरी DAP या मुतबादिल या नाइट्रोफॉस, और जो रेतले रकबे हैं उधर खास तौर पे नाइट्रोफॉस इस्तेमाल करनी चाहिए, DAP ना करें इस्तेमाल। और जो यूरिया है वो पहले पानी के साथ स्प्लिट करके और दूसरे पानी
पानी में दें। और उसके लिए सबसे आसान जो तरीका हमारे डिपार्टमेंट ने काम किया, हमारा एक सॉइल फर्टिलिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट है, उसने एक ऐप बना दी है, जदीद दौर है, मोबाइल पे खाद हिसाब ऐप के नाम से। उस पे आप वो अपने एंड्रॉयड या आईफोन पे उसे इंस्टॉल करें, उस पे जाएं, अपने एरिया का नाम लिखें, वो आपको बता देगा कि आपकी सॉइल का एनालिसिस उस एरिया की बेस पे क्या है, रिकमेंडेशन डोज क्या है, ठीक है। वो रिकमेंडेशन डोज अगर आपकी जेब के अंदर पैसे है तो उसके मुताबिक इस्तेमाल करें। अगर पैसे कम है तो आपने, हमारा काश्तकार क्या करता है कि वो एक ही खाद, यूरिया सस्ती है तो यूरिया ही डाल देता है, वो डीएपी नहीं डालता, वो जो है फास्फोरस नहीं डालता। तो बैलेंस फर्टिलाइजर जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर आपने कमी करनी है ना, देखिए हम खुराक के अंदर हम थोड़ी रोटी खा लें, थोड़ा सा दूध पी लें, थोड़ा सा फ्रूट खा लें, हमारी सेहत को कुछ नहीं होगा। अगर हम एक ही चीज़ लेते रहेंगे ना तो हमारी बाकी चीज़ें कमज़ोरी होंगी और हमारी हेल्थ उस तरह इफेक्टिवली हम काम वगैरह में नहीं कर सकेंगे। तो आपने बैलेंस फर्टिलाइजर यूज़ करना है और उस ऐप के ज़रिए अगर आपके पास फ़र्ज़ करें 10,000 रुपये हैं, आप लिखें जी मेरे पास 10,000 रुपये है, वो बताएगा कि आपने नाइट्रोजन कितनी डालनी है इसमें, आपने इसमें डीएपी या फास्फोरस कितनी डालनी है, आपने इसमें पोटाश कितनी डालनी है। इस तरह आप एक तो रिकमेंडेड डोज भी ले सकते हैं वहाँ से, दूसरा आप अपनी जेब के मुताबिक बैलेंस फर्टिलाइजर है वो कर सकते हैं। मेरी यही काश्तकारों से गुजारिश है कि ज़मीन जो है ना वो माँ की तरह होती है, उसका ख्याल करें, हम ज़मीन को निचोड़े ना, ठीक है। एक तो हम जो है एक फसल लगाते हैं, उसके बाद कहते हैं दूसरी फौरन फसल लगा दें, उसे थोड़ा सा रेस्ट दें ताकि उसके अंदर आप ऑर्गेनिक मैटर डालें, उसमें ग्रीन मेन्योरिंग करें, उसमें गोबर वाली खाद डालें ताकि उसका ऑर्गेनिक मैटर बेहतर हो। उससे ये होगा कि आपकी कमी नहीं होगी इनकम में, आपकी जो फसल आप एक तो जो खादें डालेंगे वो पूरी की पूरी खाद पौधे को लगेगी और उसकी जो पैदावार आएगी वो भी आपकी बेनिफोल्ड हो जाएगी। तो आपका जो आप 2-3 फसलें लेते हैं, हो सकता है उससे कई गुना ज़्यादा आप फ़ायदा ले सकें। थोड़ी सी इकोनॉमिक्स के ऊपर बात करें कि फी एकड़ पे जो हमारी कितना खर्चा आता है, और अगर हम 25 मन ऑन एवरेज हम फ़र्ज़ करें लेते हैं तो आजकल क्या प्राइस है? ये देखें जी, बिल्कुल आपकी बात सही है कि इनकम हर जो फार्मर जो कोई भी बिज़नेस कर रहा है या ये काश्तकारी भी एक बिज़नेस है, उसका होता है कि प्रॉफिट, जिधर उसका प्रॉफिट अच्छा होगा तो उस तरह हर जो हम पाकिस्तानी है तमाम स्टेक होल्डर हैं, इनकी अपनी ज़िम्मेदारी है। रिसर्चर की ज़िम्मेदारी है अच्छी से अच्छी टेक्नोलॉजी दे ताकि फार्मर के पास वो अच्छी उसकी फिजिबिलिटी बन सके। इंडस्ट्रियलिस्ट जो इस मुल्क में काम कर रहा है उसका काम है और गवर्नमेंट का काम है कि लॉन्ग टर्म पॉलिसी हो और प्रोक्योरमेंट एश्योरेंस हो। इंडस्ट्री अब हमारी जो है पूरी बहुत बड़ी इंडस्ट्री है ऑयल की और ये फीड की, तो वो रेट अच्छा दे फार्मर को। इस टाइम जो रेट है ना वो बड़ा डाउन हुआ है, लास्ट ईयर ये 8500 और 9,000 रुपये फी मंथ तक इसका रेट गया है। जो साइलेंट किलर है वो हमारा कुकिंग ऑयल है, जो हमें दिल के अमराज हो रहे हैं, हमें ब्लड प्रेशर के हो रहे हैं, कोलेस्ट्रॉल डिस्टर्ब हो रहा है, इसकी बहुत बड़ी रीज़न हमारा कुकिंग ऑयल है। मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर शहजाद भस्सा साहब, ये हमारे यहाँ पे हेल्थ केयर के एक्सपर्ट्स भी हैं। इनसे हम जानेंगे कि जो मस्टर्ड ऑयल है, जो इसमें जो कैनोला है, किस तरह हमारी सेहत के लिए ज़रूरी है और ये किस तरह प्रेफर करें हम इसको हमारे बनास्पति घी के ऊपर या बाकी खुदनी तेल जो पाकिस्तान में आते हैं। तो लोकल सॉफ्ट हमारा ऑयल है, किस तरह बेनिफिशरी हो सकता है, डॉक्टर साहब से पूछें। तो डॉक्टर साहब ये बताइए कि जो हमारा जो सॉफ्ट ऑयल है कितना अच्छा है और ये कितना ज़रूरी है लोगों को अडॉप्ट करना इस ऑयल को? तारक भाई, पहले तो ये बात करनी बहुत ज़रूरी है कि हम जो कुछ खाते हैं उसमें ज़्यादातर बात होती है कार्ब्स की और मीठे की कि वो बहुत सेहत के लिए ख़राब है। फिर ये कि प्रोटीन पूरी नहीं लेते, उसकी क्वालिटी क्या है, उसके ऊपर ज़्यादा बात होती है। लेकिन जो साइलेंट किलर है वो हमारा कुकिंग ऑयल है, कि जो हमने ये ट्रांस फैट की शक्ल में जो वनस्पति घी का पिछले बहुत अरसा इस्तेमाल रहा, फिर उसके बाद फिर लोग आ गए कि नहीं वनस्पति घी ना इस्तेमाल करें, उसके अंदर ट्रांस फैट बहुत ज़्यादा है, आप उसकी बजाय कुकिंग ऑयल यूज़ करें। तो उस कुकिंग ऑयल को यूज़ करने के लिए फिर जो रिफाइंड कुकिंग ऑयल है वो यूज़ हो गया। तो मैं आपको बताऊं कि हमारी सेहत का जो बेड़ा गर्क हो रहा है, जो हमें दिल के अमराज हो रहे हैं, हमें ब्लड प्रेशर के हो रहे हैं, कोलेस्ट्रॉल डिस्टर्ब हो रहा है और उसके साथ मोटापा भी हो रहा है, जोड़ों की दर्द हो रही और इन्फ्लेमेशन हो रही, इसकी बहुत बड़ी रीज़न हमारा कुकिंग ऑयल है, क्योंकि ये हाईली प्रोसेस्ड और रिफाइंड है। तो इसका इलाज क्या है, हल क्या है? सदियों से हम लोग जो अल्लाह ताला ने भी दिया वो हमें दिया था देसी घी।
एनिमल सोर्स है, वो अब भी बेहतरीन है, सबसे बेहतर है। अब वो अगर अवेलेबल आपको नहीं है या महंगा है या अनअवेलेबिलिटी है, तो उसके बाद उसका जो मतबादल था वो ज़माने कदीम से हमारे यहाँ ये सरसों और राया होती थी, लोग उसका ये मस्टर्ड ऑयल जो है जिसको हम सरसों का तेल कहते हैं वो यूज़ करते चले आ रहे थे। लेकिन अब ये कि जब ज़माना जदीद आया तो उसको भी लोगों ने कैनोला बना दिया, और कैनोला बनाने में कोई हर्ज नहीं था। कैनोला उसकी एक बेहतर फार्म थी। ये लोगों को अभी तक नहीं समझ लग रही कि सरसों और कैनोला में क्या फ़र्क है। तो वो दरअसल उसका फ़र्क ये है कि जो सरसों है उसके अंदर दो ऐसे कंपाउंड होते हैं जिनका टेस्ट भी, स्मेल भी बड़ी पंजेंट है और वो सेहत के लिए भी बहुत अच्छे नहीं है। एक उसमें अरूसिक एसिड है, दूसरा ग्लूकोसिनालेट है, और ये राय में भी होता है, ये सरसों में भी होता है, तो इन दोनों के अंदर होता है। यानी कि आप ये समझ लें कि अरूसिक एसिड जो है ना वो लंबा अरसा इस्तेमाल करें, क्योंकि जो तेल निकाला जाता है उसमें तेल के अंदर अरूसिक एसिड आ जाता है, जबकि जो खली है उसके अंदर ग्लूकोसिनालेट चला जाता है। वो तो जानवर खाते हैं, तो इंसान जो तेल यूज़ करते हैं उसके अंदर अरूसिक एसिड होता है। अरूसिक एसिड लंबा अरसा जब इस्तेमाल करें ना मुसलसल, तो ये आपके दिल के जो पट्टे हैं ना उनको ये मुतासर कर सकता है। तो इसलिए फिर साइंटिस्ट ने कहा कि इसकी ऐसी वैरायटी बना दें कि जिसके अंदर अरूसिक एसिड कम हो। तो दरअसल वो सरसों ही है जिसके अंदर ब्रीडिंग के ज़रिए इन्होंने ऐसी वैरायटी सेलेक्ट कर ली, ऐसी सिलेक्शंस की कि जिसके अंदर अरूसिक एसिड कम है, और उसको नाम दिया फिर कैनेडियन ऑयल लो इन एसिड्स। ये अरूसिक एसिड और ग्लूकोसिनालेट कम है, तो कैनोला ज़्यादा अच्छा है। लेकिन अगर कैनोला है, फॉर एग्जांपल अगर ये कैनोला है, इसका आप तेल निकालें, इस्तेमाल करें, देसी घी के बाद सबसे अच्छा है। लेकिन जब ये प्रोसेस होके बाजार में आएगा तो पता नहीं उसके अंदर कैनोला है भी या कि नहीं, दूसरा वो रिफाइंड हो गया। बिल्कुल सही। पाकिस्तान में दिल की बीमारियां बड़ी तेज़ी से बढ़ी हैं। सबसे बड़ा अलमिया ये है कि हमारे नौजवान पीक टाइम पे जाते हैं प्रोडक्शन में, तो वो अपनी मौत का सफ़र शुरू कर लेते हैं। क्योंकि दिल की बीमारियां, कोलेस्ट्रॉल और बाकी चीज़ इस तरह बढ़ी है, इसमें क्या फैक्टर इन्वॉल्व है जिसकी वजह से दिल की बीमारियां बहुत ज़्यादा आ रही हैं? जो हम कुकिंग ऑयल इस्तेमाल करते हैं ना, उसके अंदर मुख्तलिफ किस्म के तेल होते हैं, फैटी एसिड होते हैं, ओमेगा 3 फैटी एसिड है, ओमेगा 6 फैटी एसिड है, ओमेगा 9 फैटी एसिड है। अच्छा, उसके ये तीनों हमें चाहिए, लेकिन एक तनासब से चाहिए। अगर वो तनासब डिस्टर्ब हो जाए तो ये हमारी सेहत के लिए नुकसानदेह भी हो सकते हैं। मसलन अगर ओमेगा 6 फैटी एसिड जो है ना वो जो ओमेगा 3 से 6 गुना ज़्यादा हो, यानी 1:6 से रेशो हो, यानी आप समझे एक ओमेगा 3 है। ओमेगा 3 फैटी एसिड दिल के लिए बहुत अच्छा है, वो कोलेस्ट्रोल के लिए, दिल के लिए बहुत अच्छा है। और ओमेगा 6 जो है ना वो 6 हो तो ये ख़तरनाक शुरू हो जाएगा। सारी सरसों, खा वो राया है, खा वो सरसों है, खा वो कैनोला है, उसके अंदर 1-2 की रेशो है, यानी कि थोड़ा ये उतना खतरनाक नहीं है। इसके अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड अच्छा है। सारी बात है, डिमांड मार्केट में बहुत ज़्यादा मौजूद है। हमको एवरेज जैसे 24 किलो या लीटर हम ऑयल जो है हर पाकिस्तानी सालाना खा जाता है। जब वो 24 करोड़ आवाम को देना है, तो जैसे बाहर से हम इंपोर्ट करते हैं इतना ज़्यादा चीज़ें, और पाकिस्तान में आगे वो किस तरह हमें नॉन एडिबल फैट से जो घी बनाया जा रहा है, इसके ऊपर बताया ये किस तरह पॉसिबल हो, ये क्या, इसके पीछे क्या स्टोरी क्या है ये सारी? देखें, जो आप लोकल खाब सरसों लें, कैनोला लें, सनफ्लावर लें, कोई भी लें, वो तेल महंगा पड़ता है। इससे तकरीबन आधी कीमत पे आपको जो मलेशिया से पाम ऑयल मिल जाता है। ठीक है। लेकिन वो पाम ऑयल हथेली पे जम जाता है, ऑयल होने के बावजूद जम जाता है, रूम टेम्परेचर पे जम जाता है, इसलिए कि उसके अंदर सैचुरेटेड फैट बहुत ज़्यादा है और वो दिल के लिए ठीक नहीं है। जैसे वो बाहर जमता है इसी तरह आपकी शरीयानों में जमता है। उस तेल को इंपोर्ट किया जाता है बुनियादी तौर पे साबुन बनाने के लिए। अब ये साथ उसके ये होता है कि साबुन बनाने के लिए तो इस्तेमाल करें। अगर इसके अंदर 2 फैटी एसिड हैं जिन्हें स्टीरिक एसिड और पामेटिक एसिड कहते हैं, अगर वो दोनों निकाल दें, कम कर दें, प्रोसेस करके निकाल दें, तो बाकी जो तेल है वो आप कुकिंग के लिए बेहतर इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन होता क्या है कि चूँकि प्रोसेसिंग में वो दोनों तेल निकालने में आपका खर्चा बहुत आता है, तो वो खर्चा कोई नहीं करता, तो वही जो साबुन बनाने के लिए इस्तेमाल होता है वही आप कुकिंग के लिए भी इस्तेमाल कर रहे हो और वो पूरी कौम को बीमार कर रहे हो आप। पंजाब फूड अथॉरिटी ने
कोई सैंपल लिए और उन्होंने इसमें घी भी था, खुदरी ऑयल्स भी थे, उनमें 103 जो कंपनियों को उन्होंने बैन किया है कि ये सेहत के लिए नुकसानदेह। जी हाँ। तो आज के प्रोग्राम किसान का पाकिस्तान में बात करने जा रहे हैं कि क्यों ना अपने लोकल रिसोर्स जो है हमारे, जो हमारे अपने सॉफ्ट ऑयल्स हैं, एडिबल ऑयल्स, उनको हम किस तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। उसमें अगर आप जैसे अभी आप कह रहे हैं कि उसमें छोटे छोटे इशू हैं, उनको किस तरह एड्रेस किया जाए कि वो सेहत के लिए ज़्यादा बेहतर हो जाए। देखिए, पहला तो ये करें कि आप जुड़त बनाएं किसान के साथ। ठीक। हर शहर में जैसे आटे की चक्कियाँ हैं, इसी तरह कोल्हू लगे हैं, तेल निकाल एक्सट्रैक्शन मशीनें लगी हुई हैं। ठीक है। आप तेल जिम्मेदार से बीज लें और उसका तेल निकलवा लें। प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है, जो थोड़ी बहुत जरूरत है वो भी हम बता देते हैं। उस तेल को इस्तेमाल करें। अच्छा, अगर आप सरसों का या राय का तेल ले लेते हैं, जो राय है वो अचार बनाने के लिए या बाकी ठीक है। देखिए, सरसों का तेल है, उसको कभी जैसे पकौड़े तलने हैं या अचार बनाना है, सर पे लगाना है, मालिश करनी है, तो छोटी मोटी कुकिंग करनी है, उसके लिए आप आम सरसों भी इस्तेमाल कर सकते हैं। वो बाजार के किसी भी ऑयल से बेहतर है। इसके अंदर विटामिन के है, विटामिन ई है, ओमेगा 3 अच्छी सोर्स में है, ओमेगा 9 और ओमेगा 6 भी अच्छी रेशो के अंदर मौजूद है। तो इसकी फैटी एसिड प्रोफाइल ऐसी है और ये कभी जमेगा नहीं तेल, और आपकी हेल्थ के लिए अच्छा इस्तेमाल करें। अब रह गई, अगर किसी को शक हो कि जिम्मेदार ने क्या मुझे सरसों तो नहीं दे दी, गल्ला मंडी वाले ने मुझे कैनोला के बजाय सरसों तो नहीं दे दी, तो एक तो ये ज़हन में रखें कि कैनोला सरसों ही है, उसके अंदर बस अरूसिक एसिड कम है। तो उसका तरीकाकार क्या है, आप उसका सैंपल, एक सिंपल 100 ग्राम सैंपल अयूब रिसर्च के अंदर फैसलाबाद में ऑयल सीड रिसर्च वालों को वो सैंपल दे, उन्होंने 10 मिनट के अंदर उसका अरूसिक एसिड टेस्ट कर देना है। अगर एक रेशो से वो कम है तो वो कैनोला है। बिल्कुल ठीक। बेदरेग मुरगन खाने पाकिस्तान में खाए जाते हैं और अल्टीमेटली यही खाने फिर हमारे जो है ना दिल की अमराज के लिए का बायस बनते हैं। तो ये कितने ज़रूरी है, ये ऑयल कितना ज़रूरी है? दुनिया में सबसे ज़्यादा अगर हेल्दी जो मुल्क है वो देखें, सबसे ज़्यादा वो सब्जियां लेते हैं, फिर वो प्रोटीन लेते हैं। ये दो चीज़ें उनकी टॉप पे हैं, बाकी से बाद में। हमारे यहाँ क्या, सबसे ज़्यादा हम चीनी लेते हैं, फिर हम गंदम खाने वाली दुनिया में सबसे ज़्यादा कौम है, फिर हम घी खाने वाली। तो हमारे सब्जियाँ और गोश्त खाने वाले हम नीचे आते हैं, अंडे खाने वाले नीचे आते हैं, तो हेल्दी नहीं है। अगर आप अपने खानों के अंदर से कुकिंग ऑयल निकाल भी दें तो फिर भी आपको कुछ नहीं होने वाला, क्योंकि हर पत्ते के अंदर, हर फूड के अंदर अल्लाह ताला ने कुदरती तौर पे उसकी जो झिल्ली है उसके अंदर फैट रखे हैं, जो आपकी मिनिमम जो ज़रूरत है वो भी पूरी कर देते हैं। तो जब हम कनोला पे जाते हैं या हमारे मस्टर्ड के फील्ड है, इस पर देखिए, इससे बेहतरीन पोलिनेटर है। इसके बारे में बैठे हुए हैं, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं कि ये जो शहद का प्रोसेस है, पोलिनेटर किस तरह इसमें काम दे रहे हैं और किस तरह किसान के लिए एडिशनल इनकम का भी ये बायस बन सकती है। देखें, सर्दियों में आपको फूल बहुत कम नज़र आते हैं। बिल्कुल। पोलिनेटर्स खुदा ना खास्ता मर जाएं अगर सरसों ना हो, अगर कैनोला ना हो। इस सीज़न में सबसे ज़्यादा जो फूल है वो आपको इसी फील्ड में नजर आएंगे, और इस टाइम भी आप देखें आपको मक्खियों से भरा हुआ है, मक्खियों से भरा हुआ है। और ये आज का, और इसका शहद बड़ा मज़ेदार होता है। बिल्कुल। अच्छा, अब जिम्मेदारों के लिए ये एडिशनल इनकम है कि आपने सरसों तो लगाई हुई है, कैनोला तो लगाया हुआ है, राया तो लगाया हुआ है, साथ अगर आप शहद की मक्खियां भी पाल लें, क्योंकि लोग तो पहाड़ों से, उधर फूल नहीं है, तो इस सीजन में वो यहाँ आके अपनी मक्खियां लेके वो शहद बनाते हैं। तो अगर यहाँ के जो जिम्मेदार है वो खुद मक्खियां पाल ले तो उनका एक एडिशनल एक सोर्स ऑफ इनकम भी बन जाएगा। हमारे जिम्मेदारों को पता ही नहीं कि उनके सरसों के खेत में या उनके माल्टों के, किन्नुओं के बाग के साथ क्यों ट्रक खड़ा है, क्यों उसके अंदर मक्खियां हैं, उन्हें पता ही नहीं कि वो दरअसल मुफ्त में बगैर रेंट पे पोलिनेटर ले रहे हैं। आपके पोलिनेटर जो है ना वो छोड़ के तो आपके फूलों से वो रस ले रहे हैं। तो यही दुनिया में तो ये पे किया जाता है। बिल्कुल। तो इसका मतलब पाकिस्तान के फार्मर को आप ये आइडिया दे रहे हैं, जितनी अच्छी पोलिनेशन होगी उतनी अच्छा आपकी प्रोडक्शन भी आएगी आपकी, और एडिशनली आपको शायद भी मिलेगा। एक आखिरी बात जो हम करना चाहते हैं कि कोई भी घी या ऑयल एक दफा के इस्तेमाल के लिए होता है। अगर आप उसकी सारे बेनिफिट लेना चाहते हैं, जब आपने इतना ज़्यादा उसको काट लिया तो उसके बेनिफिट ख़त्म होना शुरू हो जाएंगे, उसके अंदर ट्रांस फैट बनना शुरू हो जाएंगे। तो क्या करें फिर? उसका ये होता है कि 5 लीटर ये तेल है, इसको आप स्टील के एक पैन के अंदर गर्म करें, लेकिन उबलने नहीं देना, इतना गर्म करना है कि उबले ना। उसके अंदर ये जो तख्तियाँ करते होते थे जिसे गाचनी कहते हैं,
मुल्तानी मट्टी कहते हैं या अंग्रेजी में फुलर अर्थ करते हैं, वो 5 लीटर में वो 30 ग्राम जो पाउडर है उसका वो उसके अंदर घोल दें, बस चूल्हा बंद कर दें, घोल दें और उसके बाद कोई मोटा कपड़ा, खास तौर पे अगर जीन का कपड़ा लेके ना वो सी लें और उसके अंदर वो तेल सारा डाल दें, ठीक है। वो ड्रॉप बाई ड्रॉप वो पूरी रात लगा रहने दें, वो नीचे निकलेगा तो वो ऐसे क्रिस्टल क्लियर होगा और उसमें स्मेल भी खत्म हो जाएगी जैसे बाजार वाला तेल होता है। बहुत बेहतरीन डॉक्टर साहब, बहुत शुक्रिया। बेहतर यही है कि अभी से हम रियल फूड के ऊपर जाएं, हम अगर अपने लोकल ऑयल को प्रमोट करें, लोकल अपने फार्मर को प्रमोट करें और अपना कनोला ऑयल जो है ना यूज़ करें, तो हम इससे ना सिर्फ हम बीमारी से बच सकते हैं बल्कि बहुत सा ज़र मुबादला हम दवाइयों की वजह से हमें लगाना पड़ता है, उससे भी हम बच सकते हैं। इसमें से सिर्फ सरसों नहीं, इसके साथ कैनोला, अलसी, कलवंजी, तिल और बहुत सारी चीज़ों का तेल निकाला जा सकता है। इसका जो ये हापर है ये छोटा होने की वजह से इसके अंदर सीड क्वांटिटी आप कम से कम भी डाल सकते हैं। किसान का पाकिस्तान में हमेशा से हमारी जो कोशिश रही है कि हम किस तरह हमारा फार्मर जो है प्रोडक्ट बना के इसको ब्रांड कर सकता है। तो आज मेरे साथ मौजूद हैं शाह हुसैन जोया साहब। शाह हुसैन जोया साहब किसी तारफ़ के मुताज नहीं, पाकिस्तान में ये बिज़नेस के गुरु हैं और बिज़नेस स्टार के नाम से इन्होंने एक पेज बनाया है। पाकिस्तान के हज़ारों लोगों को इन्होंने बिज़नेस में लगाया है। स्मॉल एंटरप्रेन्योर्स और मीडियम एंटरप्रेन्योर्स पे काम करते हैं। आज हम इनसे जानेंगे कि हमारा किसान जो है किस तरह इस तरह की छोटी छोटी मशीनें लेकर वो अपनी प्रोडक्ट को वैल्यू एडिशन में ले जा सकता है, अपने ऑयल का ब्रांड बना सकता है और इसके साथ साथ किस तरह इसको ऑनलाइन जो है ना उसको बेच सकता है। थैंक यू वेरी मच शाह भाई, आपने हमें ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया आपका। आप हमेशा से ही जो है फार्मर्स के लिए और न्यू एंटरप्रेन्योर्स के लिए एक मशले रह रहे हैं। बिजनेस टॉक्स पाकिस्तान का वो वाहिद इदारा है जिसने अब तक 10,000 से ज़्यादा माइक्रो फैक्ट्रीज लगवा कर दी। वैल्यू एडिशन करते हैं, सस्ती चीज़ को अच्छा और महंगा करके कैसे बेचना है इसके ऊपर काम करते हैं। आज ऑयल के बारे में अगर बात करें तो पाकिस्तान की जो ऑयल की इंपोर्ट का बिल है वो इतना बड़ा है कि इसको जितना भी कहा जाए कम है। मनों नहीं टनों के हिसाब से डेली सरों पे तेल लगा जाते हैं। ये स्टेनलेस स्टील फूड ग्रेड 304 से बना हुआ एक छोटा सा यूनिट है जिसको सिंगल फेज घरेलू बिजली पे चलाया जा सकते हैं। इसके बहुत सारे मॉडल्स हैं। 1 घंटे में 1 किलो से लेके 1 घंटे में 100 किलो तक की प्रोडक्शन करने वाले यूनिट जो हैं वो बनाते हैं। बिल्कुल ठीक। ये इस वक्त हम सरसों का तेल निकाल रहे हैं। इसके अंदर वैल्यू एडिशन के लिए बहुत ही आसान तरीका है कि इसके अंदर सरसों हमने डाली हुई है, यहाँ से तेल निकल रहा है और यहाँ से खल निकल रही है। हम दोनों में से कोई भी इसको ऑपरेट नहीं कर रहा, यानी ये खुद चल रही है, स्मूथ है। इसका शोर या आवाज़ आपके सामने है कि बहुत ज़्यादा नहीं है, हम आसानी इससे बात कर सकते हैं। इसके जो फ़ायदे हैं वो मैं आपके सामने ज़रूर रखना चाहता हूँ। स्टेनलेस स्टील का फ़ायदा ये है कि इसके अंदर आयरन पार्टिकल्स शामिल नहीं होते, जबकि आम जो कोल्लू होता है उसके अंदर आयरन पार्टिकल्स शामिल होते हैं। दिल के मरीजों के लिए तो वो इंतहाई मुज़रे सेहत हैं। फूड ग्रेड मटीरियल होने की वजह से इसके अंदर आयरन पार्टिकल्स नहीं जाते, जो कि दिल के मरीजों के लिए एक बड़ा ज़बरदस्त चीज़ है। दूसरा जो सबसे बड़ा फ़ायदा है कि इसके लिए 3 फेज़ कनेक्शन या ट्रांसफार्मर लगवाने की ज़रूरत नहीं है। तीसरा सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि इसके अंदर हमने ये डाल दिया है तो ये 90% से ज़्यादा तेल एक ही मरतबा इसने एक्सट्रैक्ट कर लिया। अब इसको दोबारा ना भी डालें तो कोई मसला नहीं है। दोबारा जितनी देर में हम इसको प्रोसेस करेंगे या करते हैं, कोलों के ऊपर तो 4 मरतबा प्रोसेस होता है। तो बिजली का ज़्यादा तो होता ही होता है। प्रोसेस करने से, रीप्रोसेस करने से क्या होता है कि इसका टेम्परेचर बढ़ जाता है। टेम्परेचर जब ऊपर जाता है तो फिर उसकी जो ग़िज़ाइयत है उसके अंदर भी प्रॉब्लम्स आना शुरू हो जाती हैं। फिर सबसे जो अहम बात, जब कोल्हू के ऊपर तेल निकाला जाता है तो उसके अंदर पानी लगाना बहुत ज़रूरी है। जब पानी लगाते हैं तो इसकी क्वालिटी ख़राब हो जाती है। इसके अंदर पानी लगाने की ज़रूरत नहीं है। खुश्क सीड डालें और इसमें से आप सीड ऑयल निकाल लें। और मज़े की बात यह कि इसमें से सिर्फ सरसों नहीं, इसके साथ कैनोला, अलसी, कलवंजी, तिल और बहुत सारी चीज़ों का तेल निकाला जा सकता है। इसका जो ये हापर है ये छोटा होने की वजह से इसके अंदर सीड क्वांटिटी आप कम से कम भी डाल सकते हैं। मिसाल के तौर पे 1 kg का तेल निकाल लें तो 1 kg निकाल सकते हैं। घरेलू इस्तेमाल के लिए बेहतरीन है, कमर्शियल के लिए बड़ी ज़बरदस्त है। ना सिर्फ ये है कि इससे आप अपनी घरेलू ज़रूरियात पूरी कर सकते हैं बल्कि इसको आप बेच भी सकते हैं। जैसा कि आपके सामने एक पैक पड़ा हुआ है, आप अगर अपना ब्रांड रजिस्टर करवाते हैं, जो कि वो भी उसमें भी हम हेल्प करते हैं। ब्रांड रजिस्ट्रेशन, कस्टमाइज्ड मशीनरी, पैकेजिंग मटीरियल और रॉ मटीरियल, और सबसे बड़ी बात ट्रेनिंग। इसकी ट्रेनिंग्स बड़ी फ्री हैं। पाकिस्तान के जितने भी शहरों में हमारे ट्रेनिंग सेंटर्स हैं, वहाँ पे कोई भी आए, खातून आए, मर्द आए, बच्चा आए, बड़ा आए, वो फ्री ट्रेनिंग हासिल कर सकता है।
कोई चीज़ बाय करे ना करे, अपने बजट के मुताबिक एस्टिमेशन या फिजिबिलिटीज़ बनवा सकता है। आज नहीं कल, कल नहीं परसों, काम तो करना ही करना है। अब नौकरियों के दौर तो ख़त्म हो रहे हैं तारिक भाई, आपको पता है सब ने करने तो अपने बिजनेसेस ही हैं, और बिजनेसेस का नॉलेज जो है वो हम फ्री बांटते हैं कि आओ सीखो हर इतवार शाहिद हुसैन जोया के साथ। बिल्कुल ठीक। ये ब्रांडिंग है क्या, इसके ऊपर कितना खर्चा आता है ब्रांडिंग के? बहुत ही आसान है। अगर हम सबसे छोटा यूनिट लगाते हैं ना तो 1.5 लाख रुपए मालियत का ये यूनिट है। ठीक। अगर हम अपना नाम रजिस्टर करवाते हैं तो उसका इब्तदाई खर्चा 15,000 रुपये है। ठीक। उसके बाद हमें चाहिए अपने प्रोडक्ट के लेबल या स्टिकर, वो भी 15,000 रुपये में बन जाते हैं। ठीक। और बोतल भी 30,000 रुपये में आप इतनी क्वांटिटी ले सकते हैं कि अपना ब्रांड बना के उसको मार्केट में कर बिल्कुल सकते हैं। ठीक। ये टोटल खर्चे की बात करें तो ये 2 लाख रुपया बनता है। वाह। यहाँ पे बात खत्म नहीं होती, यहाँ से शुरुआत होती है। ठीक। उसके बाद हमें सरसों चाहिए या जिस भी चीज़ का तेल निकालना है वो चाहिए। हाँ। उसके लिए इनिशियली कम से कम भी 50,000 रुपये आपके पास होना चाहिए। ठीक। एक छोटी सी वेबसाइट जो 10 से 15,000 रुपये में बन जाती है वो, और 10,000 रुपया महीना $1 अ डे स्ट्रेटजी के साथ आप इस पे मार्केटिंग बजट लगा दें तो आप अपनी वेबसाइट के जरिए घर बैठे खवातीन या मर्द हजरात जो हैं वो अपनी प्रोडक्ट को ऑनलाइन बेच सकते हैं। जिन लोगों ने ऑयल का बिजनेस करना है वो सिर्फ एक ही चीज़ का बिजनेस क्यों करें, वो सिर्फ सरसों ही क्यों करें, वो कैनोला ही क्यों करें, वो हायोला ही क्यों करें, वो उसके साथ बाकी चीज़ें भी करें, अलसी भी करें, कलवंजी भी करें, तेल भी करें, खोपरा भी करें, खुबानी भी करें। इन सारी चीज़ों के इसमें से तेल निकाले जा सकते हैं। ब्रांडिंग करें। मार्केट के अंदर इतना बड़ा गैप है, जैसे कि बच्चों का जो मालिश करते हैं हर माँ करती है, आपको भी करती रही है, हमें भी करती रही है, और हमारे घरों में अब भी होता है। तो कोई एक बड़ा ब्रांड आपको नजर आता है कि अगर हमने बेबी मालिश ऑयल लेना हो तो नहीं है? तो इतने बड़ी मार्केट के अंदर इतना बड़ा गैप, ये 3 या 4 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट के साथ बेबी लोशन ऑयल ही अगर हम मालिश ऑयल ही मार्केट के अंदर इंट्रोड्यूस करवा देना तो इतने बड़े गैप के अंदर उसकी जगह बनना इंतहाई आसान है। 1 महीने के अंदर ये सारी प्रोसीजर मुकम्मल हो जाते हैं, जिसके अंदर मशीनरी का बनना, नाम का रजिस्टर्ड होना, लेबल बनना, बोतलें खरीदारी, सीड खरीदारी, वेबसाइट बनना और उसके ऊपर मार्केटिंग के जरिए क्लाइंट्स गेट करना। 1 महीने के अंदर एक छोटा सा ज़बरदस्त खूबसूरत बिजनेस मॉडल घर में बनाया जा सकता है। बिजनेस स्टॉक्स पाकिस्तान में छोटे कारोबारियों के लिए तमाम सहूलियात एक ही छत के नीचे मुहैया करती है। जैसे किसी ने कंपनी रजिस्टर करवानी है, ब्रांड रजिस्टर करवाना है, कस्टमाइज्ड मशीनरी बनवानी है, पैकेजिंग मटेरियल खरीदने हैं या बनवाने हैं, ट्रेनिंग हासिल करनी है, वेबसाइट बनवानी है, वेबसाइट के ऊपर क्लाइंट्स कैसे गेट करने, मार्केटिंग के छोटे छोटे फ्री एंड पेड कोर्सेज, ये तमाम चीज़ें एक ही छत के नीचे मुहैया की जाती हैं ताकि किसी भी बंदे, शख्स, खातून, बहन, भाई को जगह जगह पे जाके मुख्तलिफ लोगों से डील ना करना पड़े। सिंपल अपने बजट के मुताबिक फिजिबिलिटी बनवाएं कि उनका बजट क्या है, उसी बजट के अंदर कस्टमाइज्ड चीज़ें बना के उनकी एक माइक्रो फैक्ट्री स्टार्ट करवा कर देते हैं। हमने यहाँ तक भी अब सिलसिला शुरू कर दिया हुआ है कि अगर आप आ नहीं सकते तो आए मत, घर बैठे ऑर्डर करें, हमारा ट्रेनर वहीं पे जाके आपको ट्रेनिंग दे के वापस आ जाए। अमेजिंग। तो शाह भाई ये बताइए कि जो मशीन है अभी इसकी क्या पर हावर कैपेसिटी कितनी है और कितने की प्राइस में हमारे किसान आपसे ले? अगर इसकी बात करें, ये जो मॉडल हमारे सामने है तो इस मॉडल का नाम है BT20। BT20 का मतलब ये है कि 1 घंटे में 20 किलो सरसों को प्रोसेस करती है। बिल्कुल ठीक। तो इससे छोटे मॉडल भी हैं 7 किलो, 12 किलो, ये 20 किलो, 40 किलो, 60 किलो और 100 किलो। जिसके पास जितना बजट होता है उसके बजट के मुताबिक कस्टमाइज करके दे देते हैं। बिल्कुल ठीक है। तो अभी यानी 1 लाख रुपए से आप 1.5 लाख रुपए से शुरू होती है और 11 लाख रुपए तक की ऑयल मशीनें जो है वो तैयार होती है। फार्मर को थोड़ा सा बताएं कि ये जो ब्रांडिंग करनी होती है, जब पैकेजिंग होती है, इसके ऊपर भी थोड़ा सा आप जो है ना गाइड कर। अच्छा, यहाँ पे ये बताता चलो, ये जो ऑयल निकल रहा है अगर हम इसको फौरन पैक करना चाहते हैं तो फिर इसके लिए एक छोटा सा फिल्टर बनता है, वो भी हमारे पास अवेलेबल होता है। फिल्टर के जरिए इसको फिल्टर कर लिया जाता है और फिलिंग मशीन के जरिए पैक कर दिया जाता है। और फिल्टर भी कोई बहुत महंगा नहीं है, 1.5 लाख रुपए की वो प्रोडक्ट, और फिलिंग मशीन तो इंतहाई सस्ती है, 35,000 रुपए की। बिल्कुल ठीक है। तो जब ऑयल निकल आता है फिल्टर होने के बाद फौरन फिलिंग हो जाता है। लेकिन अगर आप फिल्टर अफोर्ड नहीं कर सकते या अभी नहीं लेना चाहते या आपका काम थोड़ा है तो इस ऑयल को आपने 24 घंटे के लिए रख देना। ये खुद ब खुद ही सेटल होकर बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो जाएगा। फिलिंग मशीन के जरिए या मैनुअल किसी भी साफ सुथरे स्टील के बर्तन के साथ आप इसको बोतलों के अंदर पैक कर सकते हैं। लेकिन जहाँ भी ये काम करना है या होना है, इसके अंदर सीड डालने से लेके ऑयल पैक होके कार्टन के अंदर पैक होने तक कहीं भी इंसानी हाथ टच नहीं होना चाहिए। अगर हाथ टच करने की नौबत आती है तो फिर उसके लिए हमें ग्लव्स जो हैं साफ सुथरे वो इस्तेमाल करना बहुत लाजिम है। बिल्कुल ठीक है। हमारा फार्मर कहता है कि हम तो मार्केटिंग नहीं कर सकते, तो मार्केटिंग क्या बहुत मुश्किल काम होता है? अगर इनिशियली कोई भी खातून, कोई भी मर्द, कोई भी स्टूडेंट, बच्चा जो थोड़ा बहुत भी मोबाइल का नॉलेज रखता है
अगर उसको ऑनलाइन मार्केटिंग सीखना चाहे तो 30 डेज़ के अंदर बेहतरीन करके वो ना सिर्फ ये कि ऑनलाइन मार्केटिंग सीख सकता है, बल्कि पहले ही महीने वो अपने क्लाइंट्स को गेट कर रहा होता है। तो ये मुश्किल नहीं है, आसान है, और इसके फ्री कोर्सेज यूट्यूब पे, यूडेमी पे भरे पड़े। इसके लिए किसी इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ पैसे लगा के इसको सीखने की ज़रूरत नहीं है, आसान है। बस हमने अपनी तवज्जो को थोड़ा डाइवर्ट करना है। हमने मूवीज़ से, फिल्मों से, ड्रामा से, रील से निकल के थोड़ा सा बिज़नेस की तरफ तवज्जो देनी है। आप देखिए कि कैसे सीख, अब जितने भी हमारे ब्रांड्स बिक रहे हैं वो ई-कॉमर्स पे बिक रहे हैं। उसकी वजह ये है कि ज़माना बदल गया है, वक्त के साथ साथ हमें भी अपने आप को बदलना, नहीं बदलेंगे तो हमारा तो वजूद ही ख़त्म हो जाएगा ना। जो मोबाइल पे नहीं है वो कहीं भी नहीं है। बिल्कुल ऐसे किसान अपने आप को ब्रांड कर रहे हैं, अपने प्रोडक्ट को ब्रांड कर रहे हैं, उसके साथ साथ अपनी फार्म को भी ब्रांड कर रहे हैं। अब ये हमारी जिम्मेदारी है, हमारे जो शहर के लोग हैं उन्हें चाहिए कि अगर हमने दिल की बीमारियों से महफूज रहना है, अगर हमने कोलेस्ट्रॉल से महफूज रहना है, तो हमने सॉफ्ट ऑयल के इस्तेमाल को बढ़ाना है। हमने अपने लोकल फार्मर को सपोर्ट करना है। पिछले 76 सालों से आपने देखा किसान जो है अपने पैरों पे खड़ा नहीं हो पा रहा है। अगर हमने किसान को आज सपोर्ट नहीं किया तो यकीन जानिए किसान इस सफ़ा हस्ती से मिट जाएगा। और जैसे कहते हैं, एक दफ़ा का जिक्र है कि इस धरती पे किसान भी हुआ करते थे। ऐसी सूरत हाल जो है ये पैदा नहीं होनी चाहिए। हमने मेड इन पाकिस्तान को प्रमोट करना है, हमने अपने लोकल फार्मर को प्रमोट करना है। अपने होस्ट तारक तनवीर को दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए किसान का पाकिस्तान, सिर्फ डिस्कवर पाकिस्तान।